तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, सह मेरे मित्रगण, ब्रिलियंट नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत समझाऊंगा। और ये जो सभी प्रश्न है ये चैप्टर 2 से लिया गया है, यानी क्लास 10 का जो अर्थव्यवस्था है उसके चैप्टर 2 यानी राज्य एवं राष्ट्र की आय के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कितने बार पूछे गए हैं। यहाँ 2013 का ए है, मतलब एनुअल एग्जाम में, यानी आपका जो बोर्ड परीक्षा है 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे 2015 सी है, सी का मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है? कुछ बच्चे का मार्क्स कम आता है यदि बोर्ड परीक्षा में, या कोई फेल हो जाते हैं तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, उसी को कंपार्टमेंटल परीक्षा बोलते हैं। और यहाँ उसी के लिए सी का प्रयोग किया गया है। आगे है 2019 AI, यानी 2019 का जो एनुअल परीक्षा है उसका प्रथम पाली में, यहाँ एक का मतलब हुआ प्रथम पाली में पूछा गया है। उसी तरह ये 2019 सी यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है। तो इसी आधार पर और भी प्रश्नों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। आप देख सकते हैं ये कितना बार पूछा गया है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद से यानी जीडीपी से आप क्या समझते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। और अंत में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करना है। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, इस चैप्टर से ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम ही पूछा जाता है बोर्ड में, तो एक क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, इसको आप VBI मान सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं और बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला VBI लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए, नाम से ही पता चलता है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, व्यक्ति का मतलब होता है आदमी। प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति का, आय मतलब इनकम। इनकम क्या होता है? हम कोई काम करते हैं और काम के बदले में जो भी रुपया मिले उसको इनकम बोलते हैं। दिन भर काम किए और 200 रुपया मिला तो 200 रुपया मेरा इनकम हुआ। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर में, किसी राष्ट्र या देश के प्रत्येक व्यक्ति के औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी भी राष्ट्र या देश के प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय क्या होता है समझिए। किसी व्यक्ति का इनकम ज़्यादा होता है, किसी व्यक्ति का इनकम कम होता है। औसत का मतलब ये हुआ कि ये कम और अधिक के बीच का जो इनकम बनेगा ना, इसी को हम लोग औसत बोलेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का आय यदि 6,000 रुपया है और किसी दूसरे व्यक्ति का आय 8,000 रुपया है, तो औसत आय क्या होगा? इन दोनों के बीच क्या आएगा? 7,000। तो औसत हो जाएगा 7,000। अब ये औसत आय को कैसे निकालते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय को निकाला कैसे जाता है, यहाँ देखिए आगे। राष्ट्रीय आय में, यानी पूरे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, पूरे देश का आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी समझिए, हम राष्ट्रीय आय में देश के जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा उसी भागफल को हम क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। अब आगे देखिए, विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय अधिक, जबकि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होता है।
देखिए, जो देश विकसित होता है जैसे अमेरिका, जापान, रूस, ये विकसित देश है। वहाँ के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है, हर आदमी का जो इनकम है वो अधिक होता है। जो विकासशील देश है जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ये सब विकासशील देश है, तो इसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न को चलते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। यानी देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का आय, राष्ट्र मतलब देश होता है, पूरे देश का जो आय है, इनकम है, उसको हम गणना करते हैं, गिनने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को गणना करने में, गिनने में, पता लगाने में जो जो कठिनाइयाँ होता है, जो जो प्रॉब्लम्स होता है, उन प्रॉब्लम्स को बताना है। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। यहां उत्तर में देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयां होती है। सबसे पहला कठिनाई देखिए, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। देखिए, हमें राष्ट्रीय आय का पता करने के लिए हमें कुछ आंकड़ों का, आंकड़ा का मतलब होता है डाटा, सूचना को, ज्ञान को एकत्रित करना पड़ता है, मतलब जमा करना पड़ता है। तो जब आंकड़ों को एकत्रित करने जाते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही आंकड़ा कभी भी उपलब्ध नहीं रहता। यानी जब आंकड़ों को एकत्रित करने जाइएगा, लोगों से आप पूछिएगा उसके बारे में, तो कोई भी सही आंकड़ा नहीं बताता है। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आंकड़ों को एकत्रित करने में, जमा करने में कठिनाई। अगला देखिए, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी एक ही वस्तुओं या सेवाओं की दोहरी गणना कर ली जाती है। यानी जब राष्ट्रीय आय को पता करने के लिए हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो कभी एक ही वस्तु को 2 बार या 3 बार गिन लेते हैं, जिससे उस व्यक्ति का आय बढ़ जाता है। वास्तविकता में यदि 4,000 रुपया उसका आय है, अगर हम दोहरी गणना कर लेते हैं तो इसका आय ना बढ़ जाता है, लेकिन वास्तविक में इतना होता नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। आगे देखिए, मूल्य को मापने में कठिनाई। विभिन्न स्थानों में एक ही वस्तुओं तथा सेवाओं के भिन्न भिन्न मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। देखिए, मान लीजिए एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। स्थान ए में चावल का मूल्य 10 रुपया है और स्थान बी में 15 रुपया है। तो एक ही आदमी का आय जो है ए में कम होगा और बी में अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मूल्य अधिक है। तो अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग मूल्य होता है वस्तुओं का, वो भी एक कठिनाई है। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसको अंग्रेजी में GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए उत्तर में देखते हैं। किसी देश में, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि यानी टाइम कितना होना चाहिए? 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कौन सा मूल्य को? मौद्रिक मूल्य को। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा को मुद्रा बोलते हैं। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या? मुद्रा का मूल्य। यानी किसी भी देश में 1 वर्ष के अवधि में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मूल्य को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे, मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे। जितना भी होगा उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी 1 वर्ष में देश में जितने मोटरसाइकिल का उत्पादन होता है, जितना कार का उत्पादन होता है, जितना गेहूं, चावल, जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसका जो कीमत होगा, उसको पूरे को जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, यहाँ पे वस्तुओं तो समझ गए आप, सेवा क्या होता है उसको समझिए। जैसे किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं वस्तु है। सेवा क्या होता है? जैसे आप कोई मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 300 रुपया पर महीना देते हैं और मोबाइल आपको क्या सेवा प्रदान करता है कि आप कहीं भी बात कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं।
तो एयरटेल कंपनी आपको सेवा प्रदान कर रहा है, आप बदले में रुपया दे रहे हो, तो उसी को सेवा बोलते हैं हम। आगे देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का गणना करना पड़ता है। यानी राष्ट्रीय आय कितना है, पूरे देश का इनकम कितना है, उसको पता करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पता करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए चौथा प्रश्न में चलते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अभी अभी आपको बताएं कि प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का औसत इनकम होता है, आय होता है, जबकि राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का इनकम होता है। तो इसी डिफरेंस को, इसी अंतर को हमें उत्तर में बताना है। तो उत्तर में देखिए, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। आइए क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। इधर है प्रति व्यक्ति आय और इधर है राष्ट्रीय आय। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या लिखा हुआ देखिए नीचे, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्तियों का औसत आय प्राप्त होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालते हैं, वो देश के प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय होता है, इनकम होता है। वही राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय द्वारा हमें पूरे देश की आय प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे देश का आय। अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट में देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वहीं क्या देखें कि यदि हम राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भी भागफल प्राप्त होगा ना, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। वहीं यदि बात करें राष्ट्रीय आय की, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी एक साल में पूरे देश का जो इनकम होता है, जितने वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए जो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे क्या है, ये 2016 का जो है दूसरी पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। इससे पहले आप राष्ट्रीय आय क्या होता है पता चल ही गया है आपको। आगे बोला कि इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। अब हम राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं ना, जब राष्ट्रीय आय को पता लगाते हैं तो कौन कौन विधि से हम राष्ट्रीय आय को पता लगा सकते हैं, उन विधियों को बताना है। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का परिभाषा दे देते हैं, उसके बाद इसके गणना की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। सिंपल सा, उत्पादन गणना विधि। पहला है उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी सिंपल सा है, उत्पादन गणना विधि में आय का गणना हम उत्पादन के आधार पर, उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर करते हैं। अब अगला जो है आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। देखिए, आय गणना विधि, जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्र के लोगों के आय के आधार पर की जाती है, यानी अपने राष्ट्र के लोगों का आय क्या है, इनकम क्या है, सबके इनकम को जोड़ देंगे तो वही होता है राष्ट्रीय आय। तो ऐसी विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। यानी आय गणना विधि में हम राष्ट्रीय आय की गणना आय के आधार पर करेंगे, इनकम के आधार पर करेंगे। उसी प्रकार व्यय गणना विधि में व्यय यानी खर्च के आधार पर करते हैं। जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के द्वारा किया गया व्यय यानी खर्च के आधार पर की जाती है, तो
ऐसे विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। यानी उत्पादन गणना विधि में उत्पादन के आधार पर, आय गणना विधि में आय के आधार पर, और व्यय गणना विधि में व्यय के आधार पर यानी खर्च के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।